ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू लीनियर इक्वेशंस नाउ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक डिग्री होनी चाहिए। लीनियर का मतलब है एक डिग्री, और दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशंस तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल की बहुत इजी होती है तो उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दो वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विल डिस्कस 3 वेरिएबल्स ऑल्सो। तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिनोट करता है। ठीक है, अब ये है क्या चीज़? ये अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये लाइन्स है। ठीक है, इसके 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। आई होप यू रिमेंबर समथिंग अबाउट दिस, कि इसके 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, इफ यू रिमेंबर, एंड देयर इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विद इट। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब आपको एक सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, उसकी कंडीशन होती है a1 by a2 should not be equal to b1 by b2। ठीक है, अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रटे रटाई चीज़ें हैं, है ना, मतलब जो आपने स्कूल्स में पढ़ी होंगी। यूनिक सॉल्यूशन होता है, फिर एक और नो सॉल्यूशन होता है, फिर एक और होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इन सबको ग्राफ पे प्लॉट करके लॉजिकली भी समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है हम जब बोर्ड्स में पढ़ते हैं उसमें, और हम जब एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं उसमें। तो एप्टीट्यूड में सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अगला होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should not be equal to c1 by c2। ये सब क्यों हो रहा है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2। I hope you remember this। b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इसको भी कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, सिर्फ नो सॉल्यूशन होता है जो इनकंसिस्टेंट होता है, जहाँ पे बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं आता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। यहाँ पे आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने रटी थी अपने स्कूल्स में। ठीक है, अब इनको समझते हैं लॉजिकली। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो, यूनिक सॉल्यूशन होता है जब आपकी ग्राफ पे दो लाइंस जो जा रही हैं, जो दो लाइंस जा रही हैं वो ऐसे करके किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, ऐसे। ठीक है, मतलब एक ये लाइन बनाई मैंने, एक ये लाइन बनाई। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मान लो ये वाली है, और इस लाइन की इक्वेशन ये वाली है। तो ये लाइन जो है वो अगर हम एक्सटेंड करेंगे, ऑब्वियसली देखो लाइंस यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हैं। तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, तो ये कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ज़रूर करेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और फिर इंटरसेक्ट करने के बाद फिर से आगे ऐसे ही डाइवर्ज होते हुए चली जाएगी। ठीक है, कोई भी दो लाइंस अगर आप स्पेस में बनाओ रैंडमली, तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ज़रूर करेगी। अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया तो ये इधर जाके कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी ज़रूर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी, और एक यूनिक पॉइंट पे करेंगी, तो दैट्स कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या होता है? जब लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों, ऐसे। जब लाइंस एक दूसरे के एकदम पैरेलल हों तो ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप दो पैरेलल लाइंस को देखो तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कहीं पे भी, पूरे ग्राफ में, है ना, कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी
तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो पॉइंट x और y का वो पॉइंट जहां पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हूं, x और y का वो पॉइंट जहां पे दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही हूं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये मतलब दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल हों और कहीं पे भी सॉल्यूशन ना हो। अच्छा, आई होप कि अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप गेस कर चुके हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वुड बी समथिंग लाइक, अगर एक लाइन कुछ ऐसे है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर बना दी, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बना ही नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँगा फिर भी बन गई काफ़ी हद तक, ग्रेट। तो यही लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और यही लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसकी भी नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये पैरेलल वाले केस में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यूनिक वाले केस भी चलो बना ही देता हूँ मैं। एक यूनिक वाला केस है जिसमें दो लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, करा ही देते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई लाइन a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ये सिस्टम ऑफ पैरेलल इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, और ये सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। अब इनको रिलेट करो इनकी कंडीशन से कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो कंडीशन से रिलेट करने के लिए सबसे पहले समझ आएगा तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं कोई एक लाइन लिखता हूँ 2x प्लस, समझना ध्यान से, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करने को कहता हूँ, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो ना, और अगर आप 2 कॉमन ले लोगे इसमें, ठीक है, तो 2 कॉमन लेके और इधर डिवाइड में कर दोगे 0 डिवाइड बाय 2, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं बन जाएंगी, ठीक है। मतलब ये है कि जो दो, एक्चुअली ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे एक इक्वेशन लिखी हुई है तो ऑब्वियसली हम 2 कॉमन तो ले ही सकते हैं ना किसी में से भी। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन के बिल्कुल बराबर आ जाएगी, बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही तो कर दिया दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। तो देख सकते हो कि इसमें जो मल्टीप्लाई किया है वही इसमें किया होगा, वही इसमें किया होगा। तो जो x का कोफिशिएंट्स हैं उनका जो रेशियो है, y का जो कोफिशिएंट है उनके जो रेशियो हैं, और z के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। इस केस में 2/4, 3/6 और 5/10 सेम होगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी कि अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली लाइंस एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है, कोइंसिडेंस होंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर लॉजिकली, है ना। क्यों हम कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं सेम लाइन बनाने के लिए, क्योंकि भाई तभी अगर काटेंगे तो तभी बनेगी सेम लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। अब नो सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो तो अगर एक इसी लाइन में अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह मान लो कुछ और कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, ठीक है, तो जब हम यहाँ से ऊपर से 2 कट करेंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो तो सेम है, उन दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट आएगा, जो c आएगा, पॉइंट नहीं, जो क्या कहते हैं कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो चेंज होगा,
ठीक है, और उसके चेंज होने की वजह से ना ये लाइन जो है वो अपनी जगह से थोड़ी हट जाएगी, लेकिन अभी भी ग्राफ पे इंक्लाइंड उसी पोजीशन पे रहेगी। ग्राफ पे अगर देखें तो इंक्लिनेशन इसका उसी पोजीशन पे रहेगा। मतलब देखो इसमें अगर देखें तो जो A1 और B1 का रेशियो है वही A2 B2 का रेशियो है ना। जो x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो सेम है। इससे क्या पता चलता है तुम्हें कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे x और y ऐसे करके कंपेयर करूंगा और अगर इसके भी x उतना ही लूंगा तो y भी उतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो ये हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर हो गए एक दूसरे से, दूरी पे जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनका इंक्लिनेशन आई होप यू नो इंक्लिनेशन, ठीक है। अभी ये स्लोप जब आएगा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाएंगे तो स्लोप आएगा, वो करने के बाद ये कंप्लीटली समझ आ जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं उस वर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके बिना काम चल जाएगा अभी, ठीक है। तो जो इंक्लिनेशन है इन दोनों का वो सेम होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, या कह सकते हैं कि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो सेम होगा। तो वो सेम कब हो पाएगा? जब इन दोनों के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। जब हम इनको काटें तो 2x + 3y एज इट इज़ बन जाए, भले ही कांस्टेंट टर्म अलग हो जाए, और अलग होना भी पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म अलग होगा तभी ये सेपरेट होंगी, वरना तो एक ही इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए ये पैरेलल सेट ऑफ इक्वेशन होता है, इसलिए नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे 6 की जगह 8 है, ठीक है, तो अब इसका ना इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। जो दूसरी लाइन है ना वो थोड़ी सी इंक्लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। मैं ग्राफ पे प्लॉट करके बिल्कुल सही तो नहीं बता रहा कि किधर इंक्लाइन होगी, बट ये समझो कि या तो ये यूं हो जाएगी, है ना, या तो ये थोड़ा सा यूं हो सकती है, ठीक है, तो आगे जाके मिल जाएंगी ये लाइन और ये लाइन आगे जाके मिल जाएंगी फॉर श्योर, या फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी तो ये इधर जाके मिल जाएंगी। लेकिन ये एक यूनिक पॉइंट, कोई एक यूनिक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो दैट्स द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, जब आपके A1/A2 और B1/B2 सेम ना हो, A1/A2 B1/B2 के सेम ना हो, तब जाके वो दोनों लाइन ना पैरेलल हो सकती एक दूसरे के, ना कोइंसिडेंस हो सकती एक दूसरे के ऊपर भी नहीं हो सकती। तो वो कहीं ना कहीं, जब अगर लाइन पैरेलल नहीं है ना, और एक के ऊपर एक नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मिलेंगी, और जहाँ पे मिलेंगी उसी को कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ये पॉइंट, दिस पॉइंट जहाँ पे कि x और y के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो पॉइंट कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ इक्वेशन, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन दैट वी हैव इन दी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, ठीक है। अब ये पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ओवर, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिमेनिंग। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लीनियर इक्वेशन एक अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, मैं कहूँगा कि लीनियर इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन को हर जगह अप्लाई करोगे। कोई भी ऐसा मैथ्स का टॉपिक होगा ही नहीं जहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन ना अप्लाई करो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जाके आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में इक्वेशन तो सॉल्व करनी पड़ेंगी ना, तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो दिस इज लाइक अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज का आप पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज करोगे। LCM HCF एक कॉन्सेप्ट होता है ना। एवरेज एक कॉन्सेप्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन एक कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका आप कहीं ना कहीं यूज करोगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, मैं इसको सिर्फ ग्राफ हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का, और वो 2D पे एक स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई विल टेक दिस द हेल्प ऑफ दिस प्लेन
एंड देन वील टेक वन मोर डायमेंशन। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ है और इसमें मुझे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है। तो ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल था। अब 3 वेरिएबल की अगर हम बात करें तो बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 and a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक 2D प्लेन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का मतलब ये एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मुझे इस प्लेन को भी यूज़ करना पड़ेगा और इसके अलावा भी एक मैं डायमेंशन यूज़ करूँगा। तो 3 वेरिएबल्स का मतलब है 3 लाइंस जो कि 3D में 3 डायमेंशन में कहीं भी जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर जैसे मैं इस रूम की बात करूँ तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, किसी और प्लेन में एक लाइन ऐसे जा रही है मान लो, और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये 3D 3 लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि 2 लाइंस पैरेलल ना भी हो तब भी ये कभी ना मिले, 2 लाइंस पैरेलल ना हो तब भी ये कभी ना मिले, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में होंगी। और तीनों कोप्लेनर हो सकती हैं, मतलब तीनों एक ही प्लेन में हो सकती हैं, फिर भी तीनों ना मिले ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि तीनों एक पॉइंट पे मिलना ज़रूरी नहीं है। मान लो तीनों लाइन इसी प्लेन में है तो भी ये एक ट्राइंगल तो बनाएंगी फॉर श्योर। मान लो एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है और तीसरी लाइन ऐसे है, तो ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये ट्राइंगल तो बनाएंगी डेफिनेटली, है ना। अगर कोप्लेनर लाइन है, मतलब एक ही प्लेन में तीनों लाइंस हैं, तो एक ट्राइंगल तो डेफिनेटली बनाएंगी। लेकिन एक पॉइंट पे जाएं, एक पॉइंट से पास हों, ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कोप्लेनर लाइंस हो सकती हैं। उसके अलावा 2 लाइंस भी कोप्लेनर हो सकती हैं। मान लो 2 लाइन ऐसे करके कोप्लेनर हैं और तीसरी लाइन कुछ ऐसे है, तीसरी लाइन कुछ ऐसे जैसे मेरा पेन है। ठीक है, ऐसे, तो ये भी हो सकती हैं। ये भी कहीं नहीं मिल रही, देखो, मतलब तीनों नहीं मिल रही, 2 तो मिलेंगी क्योंकि 2 कोप्लेनर हैं तो वो तो मिलेंगी। 2 लाइंस अगर कोप्लेनर हैं तो दिस इज जस्ट लाइक दी 2 वेरिएबल थिंग, बट तीसरी लाइन कहीं भी हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 2 कोप्लेनर, एक अलग, या तीनों नॉन कोप्लेनर, या तीनों एक पॉइंट पे भी मिल सकती हैं, तीनों कोप्लेनर भी हो सकती हैं, तीनों ट्राइंगल बना सकती हैं, और तीनों पैरेलल भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली पैरेलल और ये वाली कंडीशन तो होंगी, तीनों एकदम सेम हो सकती हैं, है ना। 2 सेम हो सकती हैं, एक एकदम अलग हो सकती है, तो बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आता है तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको बस ये है कि इनमें से इनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और सॉल्व करने का तरीका वैसे ही बनेगा कि दो को सॉल्व करो और 2 की वैल्यूज़ z के फॉर्म में या किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट करो और उसको तीसरे में पुट कर दो। ठीक है, फिर वापस जब तीसरा सॉल्व करोगे तो फिर से वापस इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दोनों में, इनफैक्ट दोनों में ही सॉल्व वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये टफ होता है सॉल्व करना, बट कभी कभी आ जाता है। अगर कभी थोड़ा इजी करके सेट आएगा लीनियर इक्वेशन का 3 वेरिएबल का, तो कुछ ऐसा आ सकता है जैसे x + 2y इज इक्वल टू 7, y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड x + 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 15, ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन देंगे तुम्हें जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो, क्योंकि देखो कैलकुलेशंस नहीं चाहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाले लोग, ये नहीं चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन में महारत हासिल कर लो, नहीं, वो चाहते हैं आप लॉजिक बिल्ड कर पाओ, है ना। कैलकुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आएंगी तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप सॉल्व करो इसको।
तो दिस इज अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बहुत टफ इक्वेशन है तो ऐसा नहीं है, ये इजी इक्वेशन है। इन दोनों को आप ऐड करोगे, पहली दोनों इक्वेशन को, और तीसरी इक्वेशन माइनस कर दोगे उसमें से, तो डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज दी थिंग। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लीनियर इक्वेशन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर डन, एंड नाउ लेट्स मूव टू द इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस।